नमस्कार सभी को। आज के वीडियो सेशन में हम कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय। पीछे मैंने बताया था कि जो हमारा मैनेजमेंट है उसके 5 काम होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसके बाद इन सभी कामों में समन्वय का होना ज़रूरी है, यानी कि एक के बाद एक काम होता है, एक के बाद एक काम होता है, एक के बाद एक काम होता है। तो देखिए, हर एक संस्था के अंदर बहुत सारे काम होते हैं। सभी कामों को अलग अलग व्यक्तियों को सौंपा जाता है, यानी कि कार्य विभाजन किया जाता है। यानी कि प्रत्येक काम को उसके एक एक्सपर्ट व्यक्ति को सौंपा जाता है, तो वो सभी व्यक्ति अपने अपने काम को करते रहते हैं। लेकिन अब प्रश्न हमारे दिमाग में ये आता है कि क्या कार्य मात्र को सौंप देने से ही हमारा कार्य पूरा हो जाता है? क्या सभी व्यक्ति समय पर अपने काम को कर रहे हैं या नहीं? तो इस कार्य के लिए हमें सभी व्यक्तियों के कामों में एक रूपता लानी होगी, क्योंकि एक व्यक्ति का काम दूसरे व्यक्ति के ऊपर निर्भर होता है। तो एक व्यक्ति का काम दूसरे व्यक्ति के ऊपर निर्भर होने के कारण हमें उनके बीच में तालमेल बैठाना होता है, यानी कि उनके बीच में हमें सामंजस्य लाना होता है। तो इन व्यक्तियों के बीच में सामंजस्य लाने को ही हम समन्वय कहते हैं। एक सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न व्यक्तियों की क्रियाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करना ही समन्वय कहलाता है। देखिए, समन्वय का शाब्दिक अर्थ है तालमेल, यानी कि एडजस्टमेंट। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दी गई है। देखिए, कोऑर्डिनेशन इज द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि समन्वय प्रबंध का सार है। इट इज द प्रोसेस ऑफ अचीविंग यूनिटी ऑफ एक्शन अमंग इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यह एक संस्था के विभिन्न विभागों और व्यक्तियों की आपसी क्रियाओं में एक रूपता लाने वाली प्रक्रिया है। यानी कि सामंजस्य विभिन्न व्यक्तियों की क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करने को ही हम क्या बोलते हैं? समन्वय बोलते हैं। और समन्वय को प्रबंध का सार भी कहा गया है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। समन्वय प्रबंध का सार है। तो आइए अब हम करते हैं कि समन्वय की प्रकृति, यानी कि नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। पहला है हमारा, कोऑर्डिनेशन इज एन ऑर्डिनरी अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स, यानी कि समन्वय सामूहिक प्रयासों की एक क्रमबद्ध व्यवस्था है। देखिए, समन्वय की आवश्यकता उसी समय पड़ती है जब किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए अनेक व्यक्तियों के एफर्ट्स की जरूरत होती है। तो कोऑर्डिनेशन के द्वारा उन सभी व्यक्तियों की एक्टिविटीज़ को इस ढंग से ऑपरेट किया जाता है कि सारा का सारा काम बिना किसी रुकावट के चलता रहे और उद्देश्यों को, जो हमारे एम्स हैं, उनको सरलता से प्राप्त कर लिया जाए। तो इसलिए समन्वय सामूहिक प्रयासों की एक क्रमबद्ध व्यवस्था है। नंबर 2 है हमारा, कोऑर्डिनेशन इज द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। यह प्रबंध का सार है। देखिए, समन्वय प्रबंध का कोई अलग से कार्य नहीं है, यानी कि कुछ एक व्यक्तियों ने इसको ये माना है कि समन्वय प्रबंध का एक अलग कार्य है, लेकिन समन्वय प्रबंध का कोई अलग कार्य नहीं है। क्योंकि जब ये पांचों काम किए जाते हैं तो एक प्रकार से मान लीजिए कि समन्वय का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि हर एक काम करते समय, यानी कि चाहे नियोजन लगा लीजिए, संगठन, नियुक्तियां, निर्देशन, सभी में अलग अलग एक्टिविटीज़ में हम समन्वय का विशेष ध्यान रखते हैं, कोऑर्डिनेशन का विशेष ध्यान रखते हैं। इसलिए इसको प्रबंध का सार कहा जाता है, यानी कि प्रबंध की, मैनेजमेंट की हर एक एक्टिविटीज़ के साथ कोऑर्डिनेशन को ध्यान में रखा जाता है। इसलिए इसको मैनेजमेंट का इसेंस कहा जाता है। नंबर 3 आता है हमारा, इट इज़
ए कंटिन्यूस प्रोसेस, यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जो अपना समन्वय होता है, समन्वय कोई ऐसी क्रिया नहीं है, ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि उसको सदा के लिए एक बार में ही पूरा कर लिया जाए, यानी कि इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है हर एक कदम के ऊपर होती है। व्यवसाय में ऐसी बहुत सी क्रियाएं होती हैं, इनमें से कोई न कोई क्रिया आवश्यकता से कम या अधिक होती रहती है, जो पूरे संतुलन को बिगाड़ देती है, यानी कि पूरे बैलेंस को खराब कर देती है। इसलिए सभी क्रियाओं में समन्वय बनाए रखने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि ये कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। इसको रेगुलर में हम करते रहेंगे, कभी कम तो कभी अधिक। इसके बाद आ जाता है हमारा नंबर 4 है, इट हैज़ इक्वल इम्पोर्टेंस एट ऑल मैनेजरियल लेवल्स। यह सभी प्रबंध के स्तरों पर समान महत्व रखती है। प्रबंध के हमारे 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर। तो प्रबंध के सभी स्तरों के ऊपर इसका समान महत्व है, यानी कि हर एक स्तर का प्रबंधक अपने काम को करते समय कोऑर्डिनेशन का विशेष ध्यान रखता है। इसलिए कहा गया है कि यह सभी प्रबंध के स्तरों पर समान रूप से महत्व रखती है। नंबर 5 है हमारा, इट डज नॉट एस्टेब्लिशेस स्पॉन्टेनियसली, यानी कि यह स्वतः ही स्थापित नहीं होती है, यानी कि यह अपने आप स्थापित नहीं होती है। समन्वय जो है एक जानबूझकर किया गया प्रयास भावना होती है। समन्वय करते हैं, ये जानबूझकर किया गया कार्य है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये स्वतः ही यानी कि अपने आप ही स्थापित नहीं होता है, इसको लागू करना पड़ता है। नंबर 6 हमारा, कोऑर्डिनेशन इज मोर देन मेयर कोऑपरेशन। समन्वय सहयोग से कुछ अधिक है। देखिए, समन्वय और सहयोग में अंतर होता है। सहयोग होता है मिलकर काम करने की इच्छा, मिलकर काम करने की इच्छा को हम सहयोग बोलते हैं। सहयोग तो सभी करने को तैयार रहते हैं, लेकिन जब इस इच्छा को, जब इस विलिंग पावर को प्रयत्नों के द्वारा यानी कि अपने एफर्ट्स के द्वारा वास्तविकता में बदलने का प्रयास किया जाता है, यानी कि एक्चुअल में इसको स्थापित किया जाता है, तो वहाँ पर समन्वय का जन्म होता है। इसलिए ये कहा गया है कि समन्वय सहयोग से कुछ अधिक होता है। इसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, समन्वय प्रबंध का सार है, व्याख्या कीजिए। कई बार ये आ जाता है क्वेश्चन में, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन कि मैनेजमेंट इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन। तो इसमें हमने ये देखना है कि जो मैनेजमेंट की 5 क्रियाएं हैं उनके साथ हमने समन्वय को जोड़ना है, कोऑर्डिनेशन को जोड़ना है। तो जैसे सबसे पहला है हमारा प्लानिंग, तो कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग करते समय कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। देखिए, प्लानिंग के अंदर ये देखा जाता है कि कौन करेगा, कब करेगा, क्या करेगा। अब इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेल्स मैनेजर अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए प्लानिंग बना रहा है, तो उसको सबसे पहले अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी बातचीत करनी पड़ेगी, यानी कि उनको भी उसने अपनी बात में इन्वॉल्व करना होगा कि क्या आप मुझे समय के ऊपर इतना, मैं सेल बढ़ाना चाहता हूं, क्या आप मुझे टाइम के ऊपर इतना आउटपुट उपलब्ध करा देंगे। तो इस तरह से ये इस बात को ही दर्शाता है कि जब एक सेल्स मैनेजर अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन मैनेजर से और फाइनेंस मैनेजर से बात कर रहा है, तो इट मीन्स क्या है, ये वहाँ पर कोऑर्डिनेशन कर रहा है प्लानिंग बनाते समय। समझ में आ गया। नंबर 2 है हमारा कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि समन्वय तथा संगठन। कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग यानी कि समन्वय तथा संगठन। संगठन में विभिन्न व्यक्तियों के लिए कामों का बंटवारा, उन व्यक्तियों के अधिकार, कर्तव्य, उनके अंदर कौन किसका सबॉर्डिनेट होगा, कौन किसका सुपीरियर होगा, ये सब बातें उसमें की जाती हैं। तो जब हम संगठन करते समय भी इस बात को ध्यान में रखा जाता है
कि जब एक आदमी का काम खत्म होता है वहाँ से दूसरे आदमी का काम शुरू हो। तो ये संगठन में भी मतलब इस बात को मतलब ध्यान में रखना कि जहाँ पर एक आदमी का काम खत्म होता है वहाँ पर दूसरे आदमी का काम शुरू हो, तो ये समन्वय ही है, ये यानी कि और कुछ नहीं है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट हमारा आता है कोऑर्डिनेशन एंड स्टाफिंग, समन्वय था नियुक्तिकरण। अब नियुक्तिकरण का मतलब मैंने आपको बताया था, पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि नियुक्तिकरण का अभिप्राय है संस्था में आवश्यक कर्मचारियों को नियुक्त करना, यानी कि उनकी योग्यता अनुसार नियुक्त करना। जब एक प्रबंधक नियुक्तियां कर रहा होता है तो उस समय उसका भी ध्यान समन्वय की ओर समर्पित होता है, यानी कि उसका ध्यान उस समय कोऑर्डिनेशन की तरफ होता है। उसका ये एफर्ट रहता है कि सभी पोस्ट के ऊपर एलिजिबल और एक्सपर्ट व्यक्ति यानी कि एक्सपीरियंस वाले व्यक्तियों को भरा जाए, ताकि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ऑल एक्टिविटीज़ बिना किसी रुकावट के, बिना किसी डिफ़िकल्टीज़ के चलती रहें। इसके बाद हमारा आ जाता है डायरेक्टिंग। इसके बाद हमारा आता है समन्वय तथा निर्देशन, यानी कि कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग। जब कोई भी प्रबंधक अपने अधीनस्थों को निर्देश देता है तो वहाँ पर वो कोऑर्डिनेशन का विशेष रूप से ध्यान रखता है। दूसरों को निर्देश देते समय, दूसरों को आदेश देते समय वो इस बात का विशेष ध्यान रखता है कि अन्य लोगों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अन्य लोगों के ऊपर एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ने की जो पॉसिबिलिटी है उसको टालने का पूरा प्रयास किया जाता है। तो ऐसी विचारधारा यानी कि कोई एडवर्स इफ़ेक्ट को टालना, ये कुछ और नहीं बल्कि समन्वय को ही दर्शाता है, कोऑर्डिनेशन को ही दर्शाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब निर्देशन किया जाता है तो उस समय भी समन्वय का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। जो लास्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग, समन्वय और नियंत्रण। यानी कि नियंत्रण का मतलब होता है कि संस्था की जो वास्तविक कार्यविधि है उसको देखा जाता है, वास्तविक परिणामों को देखा जाता है, और उसके बाद ये पता लगा जाता है कि अगर मान लो कोई एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं तो उसके लिए तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। तो कोऑर्डिनेशन के अगर रेफरेंस में हम देखें कि नियंत्रण के द्वारा संस्था के उद्देश्यों, उनको प्राप्त करने के लिए उपलब्ध संसाधनों और जो ह्यूमन एफर्ट्स होते हैं उनके अंदर संतुलन स्थापित किया जाता है। सबसे पहले ये देखा जाता है कि संस्था के एम क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि उनको प्राप्त करने के लिए हमारे पास आवश्यक संसाधन हैं या नहीं, आवश्यक साधन उपलब्ध हैं या नहीं। यदि नहीं है तो उनको उपलब्ध करवाया जाता है। और इसके बाद ये देखा जाता है कि सभी व्यक्ति अपना अपना काम पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कर रहे हैं या नहीं। यदि नहीं है तो इसके लिए आवश्यक जो कारण होते हैं उनकी खोज की जाती है और तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। इस प्रकार से संस्था के उद्देश्य, उपलब्ध संसाधनों और मानवीय क्रियाओं में समन्वय स्थापित किया जाता है। तो निष्कर्ष रूप में अब हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध का प्रत्येक कार्य समन्वय के साथ जुड़ा होता है। तो अतः निसंकोच हम इस बात को कह सकते हैं कि समन्वय ही प्रबंध का सार है, यानी कि समन्वय प्रबंध का कोई अलग कार्य नहीं है। यह समन्वय प्रबंध के प्रत्येक कार्य से जुड़ा हुआ होता है। कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि समन्वय की आवश्यकता क्यों पड़ती है, मतलब नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, समन्वय की आवश्यकता एवं महत्व। तो समन्वय किसी भी संस्था के लिए बहुत ज़रूरी होता है। समन्वय के बगैर हम संस्था की उन्नति की आशा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम कुछ यहाँ पर महत्व देखते हैं कि समन्वय का महत्व क्या है। तो सबसे पहला है हमारा डिविजनल वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि काम का विभाजन। देखिए हम क्या करते हैं बिजनेस के अंदर, एक जो मेन कार्य होता है उसको, मुख्य क्रिया जो होती है उसको छोटी छोटी उप क्रियाओं में विभाजित करते हैं, यानी कि सब वर्क में हम डिवाइड कर देते हैं और उस प्रत्येक छोटी क्रिया को उसके एक विशेषज्ञ को सौंप देते हैं। तो इससे एक और जहाँ पर हमें श्रम विभाजन के लाभ प्राप्त होंगे, यानी कि एक्सपर्ट के लाभ प्राप्त होंगे, वहीं दूसरी ओर हमें एक समस्या आएगी कि विभिन्न व्यक्तियों की क्रियाओं में
सामंजस्य कैसे आएगा? तो यहाँ पर प्रत्येक आदमी कुल काम की परवाह न करते हुए हर अपने काम को, यानी कि जो उस काम को सौंपा गया, अपने अपने ढंग से करने की कोशिश करेगा। तो ऐसी स्थिति में हम विभिन्न व्यक्तियों की क्रियाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए उनमें समन्वय स्थापित करेंगे। यानी कि समन्वय स्थापित करना बहुत ज़रूरी है। जब व्यक्तियों को अलग अलग काम बांटे जाते हैं, यानी कि हमने उनको यही मतलब इस तरह से काम बताना है कि आपने ये काम इस टाइम के ऊपर कर देना है, ये काम आपने ऐसे करना है, तो यहाँ पर समन्वय की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि जब एक मेन काम को छोटे छोटे कामों में बांटा जाता है, अलग अलग व्यक्तियों को काम दिया जाता है, तो उनके अंदर समन्वय की ज़रूरत होती है, ताकि वो व्यक्ति अपने अपने कार्य को करते हुए कुल कार्य के संदर्भ में अपना कार्य समय के ऊपर पूरा कर दें। नंबर 2 है हमारा इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस, यानी कि विभिन्न प्रक्रियाओं की एक दूसरे के ऊपर निर्भरता। देखिए, प्रत्येक काम जो होता है हमारा एक दूसरे के ऊपर निर्भर होता है। बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं कि मतलब हर एक काम दूसरे काम के ऊपर डिपेंड करता है, और विभिन्न इकाइयाँ, यानी कि एक काम दूसरे के ऊपर जितना अधिक डिपेंड होगा उतने ही अधिक हमें समन्वय की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल हम एक कपड़ा मिल में ले लेते हैं, जैसे गिनिंग का काम है, स्पिनिंग का काम है, यानी कि लुढ़ाई, कताई, बुनाई, रंगाई, जिसको इंग्लिश में डाइंग बोलते हैं, उसके बाद पैकेजिंग। तो इनकी 5 कामों में इसको बांट दिया। कौन कौन सा? लुढ़ाई, कताई, बुनाई, रंगाई और पैकिंग। इस प्रकार से ये 5 इकाइयाँ हमारी स्थापित हो गई। कपड़ा जो मिल होती है उसका काम होता है लुढ़ाई से शुरू। अगर मान लीजिए एक भी इकाई अपने काम को समय पर पूरा नहीं करती है तो पूरी जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इस प्रकार से, क्योंकि एक काम दूसरे के ऊपर निर्भर होता है, तो इसलिए हमें समन्वय की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है। आ गया समझ में? नंबर 3 है हमारा क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, हितों की प्रतिकूलता। एक संस्था के अंदर बहुत सारे विभाग होते हैं, सभी विभागों की अपनी अपनी रुचियां होती हैं, कुछ सभी के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। अगर एक विभाग, यानी कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट की चिंता किए बिना अपने को सर्वोत्तम सिद्ध करने की कोशिश करता है, जैसे कि मान लीजिए जो हमारा सेल्स डिपार्टमेंट होता है वो चाहता है कि मैं अधिक से अधिक बिक्री करूं। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है वो ये चाहता है कि मैं उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करके अधिक से अधिक और अच्छी गुणवत्ता वाला प्रोडक्ट मैं बनाऊं। फाइनेंस डिपार्टमेंट भी अच्छा करने की कोशिश करता है। अब अगर मान लीजिए जो सेल्स डिपार्टमेंट है हमारा, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की चिंता किए बगैर ही अपना लक्ष्य निर्धारित कर ले कि मैं मतलब इतना सेल करूँगा, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से बात ही ना करें, यानी कि वो ये ना देखे कि क्या वो समय के ऊपर आपको इतनी यूनिट्स प्रोवाइड करवा सकता है या नहीं। तो इस तरह से हितों में प्रतिकूलता उत्पन्न हो जाएगी। तो हितों की प्रतिकूलता को रोकने के लिए भी कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़रूरी है। क्लैश ऑफ इंटरेस्ट को रोकने के लिए जो कोऑर्डिनेशन है इज नेसेसरी। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस, बड़े स्तर के संगठनों की जटिलताएं। कि आज जैसे जैसे बिजनेस का पैमाना बढ़ता जा रहा है, हमें वैसे वैसे अधिक व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ रही है, अधिक संसाधनों की ज़रूरत पड़ रही है। जो व्यक्ति मतलब इतनी बहुत संख्या में काम करते हैं, सभी व्यक्तियों के अलग अलग हित होते हैं, सभी की अलग अलग रुचियाँ, इंटरेस्ट, सभी की प्राथमिकताएं, सभी की सहन शक्ति अलग अलग होती है। तो इस तरह से इतने बड़े संगठन के अंदर काम करवाना बहुत ही कठिन होता है, यानी कि एक आसान काम नहीं है इतने सारे व्यक्तियों से काम करवाना। तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि उन सभी व्यक्तियों की क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करने के लिए हम एक मतलब कोऑर्डिनेशन की हमको ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन क्यों ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ
कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मेन जो मैं आपको पुनः बता देता हूँ कि कोऑर्डिनेशन में जो मैंने जो आपको पेपर में आने वाला है, मेन यही है कि व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन, व्हाट इज़ नेचर, why we can say management is the essence, coordination is the essence of management, and what are the need and importance of coordination। तो आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू एंड